ओके, सो आज हम थर्मोडायनेमिक्स और अपना सिलेबस का लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स, इससे पहले वेव्स एंड ऑसिलेशंस था, वो बाद में वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। अब हम बात करेंगे, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। मैंने यहाँ से लेक्चर हटा दिया, इट्स लेक्चर नंबर 1। ओके, आज हम बेसिक्स की बात करेंगे, सिस्टम एंड सराउंडिंग की बात करेंगे, हीट की बात करेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक जाएंगे, अभी पता है, देखते हैं कि क्या है ये सब चीजें। और इससे हम वर्क को भी पढ़ेंगे, ठीक है। आई नो थर्मोडायनेमिक्स आप ऑलरेडी पढ़कर आए होंगे केमिस्ट्री में, तो आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अवॉइड समथिंग ना, जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो। वो चीजें थोड़ी दिमाग में रह ही जाती हैं, चीजें बार बार आती रहती हैं, डाउट उठेगा, चीजें उठेंगी, बट स्टिल आई वांट यू टू डू वन थिंग। यस कोमल, वी विल डू दैट। तो हम एक चीज करेंगे कि जो केमिस्ट्री में आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, फॉर टाइम बीइंग आप उसको साइड कर दो, ठीक है, विद ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट, बट स्टिल अभी आप उसको थोड़ा सा साइड करके बिल्कुल थर्मोडायनेमिक्स एक नया टॉपिक, नया चीज, ठीक है, फिजिक्स के तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। मेरे को केमिस्ट्री कोई अच्छे से नहीं आता। मोए मोए, ठीक है, चलिए अब स्टार्ट कीजिए। आज है 24 जनवरी 2024। थर्मोडायनेमिक्स, बड़ी प्यारी आज मैंने स्लाइड बनाई है। तुम लोग तो तारीफ करोगे नहीं, तो इसलिए मैं तुम लोगों के वेट भी नहीं करती। मैम नहीं, हमें भी अच्छी लगी, पुरानी वाली स्लाइड्स है ना। उधर टॉपिक लिखा हुआ है। ओके, बस एक सेकंड रुकना। देखो, थर्मोडायनेमिक्स में वी हैव टू वर्ड्स हियर, एक है थर्म और एक है डायनामिक्स। डायनेमिक्स तो आई गेस हमने कितनी बार समझ लिया है कि जब भी हम जैसे काइनेमेटिक्स में अपन पढ़ के आए थे कि जब हम मोशन को स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज डायनेमिक्स, राइट, उसकी कॉज को स्टडी करते हैं। और थर्म यहाँ पे बेसिकली हीट से मतलब रखता है, और डायनेमिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ इट्स मोशन बोल दो, है ना, इसके अंदर जो चीजें हो रही है उसके मोशन को, उसकी चीजों को समझने के लिए बेसिकली हम यहाँ पर काम करेंगे। हीट के ट्रांसफर से रिलेटेड, मतलब वो रेडिएशन कन्वेक्शन वाला चीज नहीं, पर उसके वेरिएबल्स पे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो डायनेमिक्स को ऐसे बोल सकते हो ना कि मोशन के वेरिएबल्स के पीछे का कॉज, यहाँ पर आप डायनेमिक्स को बोल सकते हो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स के पीछे का कॉज, ठीक है। अब इसी से मेरा नेक्स्ट अभी डिस्कशन स्टार्ट होगा, बट ठीक है, अभी थोड़ी सी देर रुकेंगे। थर्मोडायनेमिक्स को अगर मैं और एक तरीके से देखूं तो वो आएगा आपके पास इन द फॉर्म ऑफ मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। अभी डरने की जरूरत नहीं है इन चीजों से, इट्स नॉट, अरे यार मेरी राइटिंग अच्छी थी, पता नहीं क्या हो गया समय के साथ। एक हो जाएगा मैक्रोस्कोपिक और एक आ जाएगा आपका माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। अगर मैं मैक्रोस्कोपिक की बात करूं तो बेटा मैक्रो मतलब वो वाली चीजें जो एक बड़े लेवल पे काम करती है, समझ रहे हो, एक डिटेलिंग उनकी जो होती है, जो उनका डिस्कशन होता है, वो लाइक विजिबल वाले सरफेस लेवल पर होता है। जैसे कि मैं आपको एक मटेरियल दूं तो मैं उसके सरफेस की बात करूं कि अरे इसकी लेंथ कितनी है, इसकी ब्रेथ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, वॉल्यूम कितना हो गया, इस पे फोर्स लगाया तो इसके एक एरिया पे प्रेशर कितना है, ऐसी ऐसी चीजें, ठीक है। तो मतलब कि जब हम बल्क से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं, ठीक, जब ये डिस्कशन आपका मॉलिक्यूलर लेवल पर चला जाए तब आप माइक्रोस्कोपिक की बात करते हो, ठीक है। मैंने बोला था आपसे, जब आपको कभी मौका मिले किसी ऐसे इंसान से बात करने का जो फिजिक्स ऑनर्स कर कर आया हो, तो वो आपको बता पाएगा कि थर्मोडायनेमिक्स या फिर जब आप मॉलिक्यूलर लेवल पर बात करोगे इन सब चीजों की, तो एक ब्रांच खुलती है फिजिक्स की जो होती है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है। इसके अंदर हम बहुत सारी डायनेमिक्स पढ़ते हैं, बहुत सारी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं रिगार्डिंग माइक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है। बट जो मैक्रोस्कोपिक है वो आपका क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है, या फिर आप उसको नॉर्मल थर्मोडायनेमिक्स बोल दो। अब पता है इनमें ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे
मॉलिक्यूलर की तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत कभी कभी हम चीजों को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। मैम हाँ जी, तो हम उनसे कैसे बात करें, मतलब जो फिजिक्स बहुत ज्यादा पढ़ के आए हो, पीएचडी करके आए हो? बहुत पीएचडी नहीं, ऐसे जस्ट ऑनर्स, ऑनर्स वाले भी बता देंगे। तो मैम कहाँ से लाए, मतलब किससे बात करें ऑनर्स में? ढूंढ लेना कोई हो आसपास तो। मैम फिलहाल तो नहीं है। मैम आप हो पर। हमें पता था ना ये डिस्कशन यहीं तक जाना है, दैट्स व्हाई यू डूइंग इट नो। चलिए या तो आप मुझसे बात कर लेना जब कभी आपके पास मौका हो तो। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली एक ऐसा नया फिजिक्स खुला है आपके पास, मतलब थर्मल टेम्परेचर से रिलेटेड है। आपने ऑलरेडी एक चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ा है, एक केटीजी मैंने आपको पढ़ने बोला था, ठीक है। अब उसके बाद ये जो थर्मोडायनेमिक्स की चैप्टर है, इसमें बेसिकली हम टेम्परेचर से रिलेटेड फिनोमिनाज, उनकी फिजिक्स को स्टडी करेंगे बेसिकली, राइट। अब इसमें ना कुछ बेसिक लॉज हैं जो थर्मोडायनेमिक्स को गवर्न करते हैं। आई वुड राइट इट हियर लाइक बेसिक लॉज दैट गवर्न थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स बार बार लिखना बड़ा बड़ा हो जाता है, तो आई विल राइट इट लाइक दिस, थर्मो डी, ठीक। देखो आपके पास आपके सिलेबस में तीन लॉ हैं, वैसे तो चार होते हैं एक्चुअल में, बट यहाँ पे तीन लॉ है। जो फर्स्ट लॉ है वो बेटा बात करेगा आपसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, बहुत ही सरफेस पे अभी मैं बता रही हूँ, अभी मैं डेप्थ में नहीं जा रही। ये आपसे ये बोलेगा कि अगर किसी प्रोसेस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पॉसिबल है तो काम हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको, कि जैसे कि अभी ठंड का टाइम है भाई, हमने ऐसे 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 हाथों को रब किया। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने इस वाली पाम से एक फोर्स लगाया, एक फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली वर्क किया हमने। तो उस वर्क का रिजल्ट होता है कि हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, है ना, रबिंग ऑफ हैंड्स, राइट। यस मैम। यस तो मैम। इसमें क्या हुआ, एनर्जी का कंजर्वेशन हुआ, आपने वर्क किया, आपने एनर्जी फोर्स डिस्प्लेसमेंट दिया, एनर्जी का ही वर्क हुआ जो भी है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी आपकी वर्क में हीट में कन्वर्ट हो गई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ओके है। अब आप इन्हीं हाथों को, मतलब अपने हाथों को ले जाकर गैस पे रख दो, जलती हुई गैस पे, कभी खाली स्टोव पे रख दो, तो क्या हाथ अपने आप ऐसे ऐसे चलने लगेंगे? नहीं होगा ना, नो मैम। है ना। तो यानी कि हमने एक ही एग्जाम्पल में ये तो फील किया कि जो हमारा मैकेनिकल वर्क था वो हीट में कन्वर्ट हुआ, बट हीट मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाई। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से तो सेकंड लॉ भी, सेकंड प्रोसेस भी सही था भाई, हीट लो और वर्क कर लो, हो जाना चाहिए था, है ना। तो फर्स्ट लॉ तो ये बोलेगा कि दोनों बात हो जाएंगी, लेकिन फिर आपके पास सेकंड लॉ आएगा और वो आपको कहेगा कि नहीं भाई, डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस जरूरी होता है, मतलब वो आपको बताएगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूनिडायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल नहीं हो सकती, ठीक है। अभी दो लॉ आप लोगों के सामने आ चुके होंगे। फिर किसी साइंटिस्ट ने तो सोचा और उसने एक लॉ निकाला जो कि बड़ा बेसिक था, जो आपको टेम्परेचर के बारे में बताएगा। अब टेम्परेचर तो बेसिक चीज है ना, हमें पता होनी चाहिए। तो लोगों ने कहा कि ये तो बेसिक चीज है, अब क्या करो, इसको कैसे हम पहले पढ़ाएं, किस नाम से पढ़ाएं। बोला कि थर्ड रख लेते हैं कि फोर्थ रख लेते हैं कि क्या रखें, करते करते इसका नाम जीरोथ लॉ रख दिया। जैसे बोलते हैं ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे जीरोथ लॉ, ठीक है। तो ये एक्चुअली आया तो तीनों लॉस के बाद था, लेकिन इसको रख पहले देते हैं, थर्ड लॉ हमारे पास है नहीं पढ़ने को, समझ में आया, राइट। यस मैम। ओके, नाउ ये तो था मोटा मोटा एक तरीके से डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दी कि कैसे कैसे हमको डील करना है, क्या क्या पढ़ना है। अब स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी से, जैसे कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सोचो कि आप इतना पोर्शन जो है स्टडी कर रहे हो किसी भी चीज का, फॉर एग्जाम्पल जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम में आप चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो हो गया आपका सिस्टम, ठीक है। बस ये हो गया आपका सिस्टम। तो वो कोई भी चीज जो अंडर एनालिसिस है, दैट इज द सिस्टम। ये सुन लो, लिख दो मैं वाली चीज, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया अंडर एनालिसिस। अब कुछ किताबें, कुछ लोग ये बोलते हैं कि एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम इज सराउंडिंग, बट दैट इज नॉट द राइट वे टू डिफाइन इट। सराउंडिंग वो
सिर्फ उतना एरिया होगा जो उस सिस्टम को इफेक्ट कर सकता होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सिटिंग इन दिस रूम, देन आई डोंट केयर ना कि भाई लंदन में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है अभी के लिए, तो आई डोंट केयर. वहां पे कौन सा एयरप्लेन लैंड हुआ, वहां पे कौन सा एयरप्लेन टेक ऑफ हुआ, उससे मेरे कमरे में क्या फर्क पड़ रहा है, तो वो मेरी सराउंडिंग नहीं है. लेकिन हाँ, मेरे घर के पीछे रेलवे ट्रैक है, अगर रेलवे ट्रैक से कोई ट्रेन गुजरेगी तो यहाँ पे आवाज आएगी, तो वो मेरे को इफेक्ट करेगी, तो उतना पोर्शन क्या हो जाएगा, मेरा सराउंडिंग हो जाएगा. क्या समझ आया? बोलो. Yes, 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 ma'am. ma'am. बढ़िया Yes, से. ma'am. Okay, so basically surrounding is everything that can influence my system. तो मैं इसको यहीं पे लिख देती हूँ. Everything that can, ठीक है, everything that can influence the system is surrounding. थोड़ा सा ज्यादा क्रिएटिव हो रही हूँ मैं आजकल, तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है. अब अगर आप ध्यान से देखो तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट सी है जिसमें हमारा ध्यान गया नहीं, और वो ये चीज है, दिस वॉल और दिस बाउंड्री विच इज सेपरेटिंग द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, राइट. ये Yes, चीज ma'am. है जिसको आप वॉल बोलोगे या फिर जिसको आप बाउंड्री बोलोगे. बेसिकली ये क्या कर रही है, इट इज सेपरेटिंग द सराउंडिंग एंड द सिस्टम, राइट. राइट Yes, राइट ma'am. राइट राइट. यस. मैम इसके भी ठीक है. 3 टाइप्स होते हैं ना. नहीं बताना था पहले. मैम, अब एक बात chemistry- बताओ, नहीं, what I said in the starting of the session, forget about it. देखो कोई नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो. ऐसा सारा कैसे फॉरगेट कर देंगे, no, ऐसा पॉसिबल नहीं है. अच्छा ठीक है. अब एक बार बताओ, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच आप किस किस चीजों का इंटरेक्शन करा सकते हो? बहुत हाँ, बड़ा इमरान? बहुत सारी चीजें. हीट. ओके. और तो बेसिकली अगर आपने हीट बोला तो हीट इज अ एनर्जी, राइट. मैम प्रेशर का. और Yes, ma'am. देखो ऐसे बोल सकते हैं कि हम एक तो एनर्जी का ट्रांसफर करा सकते हैं और एक मास का ट्रांसफर करा सकते हैं, ठीक है. इन दो चीजों की बात हुई है. सो ऑन द बेसिस ऑफ, यस कोमल, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड मैटर और द मास, बेसिकली यहाँ पे मैं चलो मैटर लिख देती हूँ, सही टर्म वही है, मतलब आप, यस. तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू थिंग्स, और कैसे कैसे वो अलाउड हैं, उसके बेसिस पे वी हैव 3 टाइप्स ऑफ वॉल्स, ठीक है. बड़ा ही प्यारा डिस्क्रिप्शन अभी मैं देने वाली हूँ, आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे. वैसे ऐसा लग रहा है ना कि मैंने सेल वॉल बनाई है, कुछ तो था ऐसा स्ट्रक्चर, एनिमल सेल, प्लांट सेल, समथिंग. Plant cell. मैंने इसका मॉडल बनाया था, मतलब मैंने नहीं, मम्मी पापा ने बनाया था. मैम ये जो बीच में येलो वाला सर्कल है वो उसकी न्यूक्लियस लग रही है, और साइड में ये बस व्हाइट वाले को आपको डबल मेम्ब्रेन करना है. See, I didn't even think about it. That's how that's big artist I am. चलो छोड़ो तुम लोगों को. Okay, yeah. So let's talk about this thing. देखो यहाँ पे नेम ऑफ सिस्टम मैंने बताया आपको, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड. काफी मेहनत लगी है अगेन स्लाइड को. मैटर, एनर्जी और वॉल या बाउंड्री, उनके बेसिस पे. तो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या चीज अलाउड है, क्या क्या चीज अलाउड नहीं है. यस यस मंशु. अगर आपके पास एक ओपन सिस्टम है तो उससे मैटर भी पास हो सकता है और एनर्जी भी पास हो सकती है. अगर आपके पास एक क्लोज सिस्टम है तो मैटर पास नहीं करेगा, एनर्जी पास कर पाएगी. अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो ना तो मैटर पास करेगा ना ही एनर्जी पास करेगी. अब ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिफरेंट इंटरेक्शंस यू विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्स, ठीक है. अगर आपके पास ये वाली है कि मैटर भी पास हो जा रहा है, एनर्जी भी पास हो जा रही है, तो वो वॉल हो जाएगी आपकी पोरस वॉल, ठीक है. अगर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी पास कर पा रही है तो ये हो जाएगा आपका डायाथर्मिक वॉल. अगर सिर्फ और सिर्फ आपका सॉरी कुछ भी पास नहीं हो रहा है तो इसे बोलेंगे एडियाबैटिक वॉल, ठीक है. अब एक बात बताइए, अगर एनर्जी पास ही नहीं कर पा रही है तो क्या मैं ऐसे लिख दूं कि हीट एनर्जी पास नहीं कर पा रही तो डेल्टा क्यू 0, चेंज इन हीट इज गोइंग टू बी 0. Yes, ma'am. तो अब आप थोड़ा सा कनेक्ट करेगा एडियाबैटिक को इस बात से.
जो हमने अभी लिखी है, करेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। अब इसी चीज को एक बार इन डायग्राम से और पढ़ लो भाई, डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, आपके पास है ओपन सिस्टम। सबसे पहले ओपन सिस्टम पर आइए। ओपन सिस्टम में मास इन भी हो रहा है, आउट भी हो रहा है, एनर्जी इन भी हो रही है, आउट भी हो रही है, मतलब एनर्जी का ट्रांजेक्शन भी ऑन है, मास का भी ऑन है। ओपन सिस्टम हो गया। कौन सी वॉल हो जाएगी ये? वॉल, डायथर्मिक हाँ, पोरस। वॉल। भाई ऐसे मानो ना कि इसमें पोर्स है, पोर्स से मैटर भी जा रहा है, राइट? ऐसे इमेजिन कर लो। एग्जैक्टली। व्हेन इट comes to what? Closed system. In closed system, energy can transfer, but mass is not transferring at all. तो ये क्या हो जाएगा आपका? कौन सी वॉल हो जाएगी? डायथर्मिक। डायथर्मिक Yes. In this case, neither energy is transferring, not the mass. तो ये कौन सी वॉल वाला हो जाएगा? Very nice, very nice. Let's come to the next one. मैंने जब आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाई थी तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए यू नीड द वेरिएबल्स, कि जिसकी टर्म्स में आप बातें कर पाओ, है ना? जैसे कि अगर मुझे किसी मोशन को डिफाइन करना है तो मेरे पास अगर उसका पोजीशन होगा तो बढ़िया होगा, क्योंकि अगर पोजीशन है तो मैं उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल पाऊंगी, अगर वेलोसिटी है तो उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन तक पहुंच पाऊंगी, और अगर मेरे पास एक्सेलरेशन वगैरह आ गए तो मैं फोर्स तक पहुंच जाऊंगी, फोर्स आ गए तो मैं उसके मोशन को स्टडी कर पाऊंगी, राइट? आपने ऐसी ग्राफ्स भी देखे थे कि हम एक्स वर्सेस टी बनाते थे, वी वर्सेस टी बनाते थे, दे आर अ लॉट ऑफ ग्राफ्स जो कि इन्हीं वेरिएबल्स पे बेस्ड थे, है ना? जब मैं आपको बोलती हूँ कि मैं आपको गिराऊंगी और मैं हाइट नापूंगी बिल्डिंग की, तो बेसिकली वो सब क्या है? इक्वेशंस का ही तो है ना? कि मैं आपका मैम हमें गिरा नहीं, एग्जाम्पल था। तो वैसे ही आपको यहाँ पे वेरिएबल्स थर्मोडायनेमिक्स में भी मिलेंगे, कि अगर आपके पास ये मतलब हाँ जी बेटा, हम आप हमें गिराने की सोच सकते हैं एग्जांपल्स में भी। अगर मैं थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स की बात करूं तो जैसे कि आप देखो, आपके पास एक मैटर है, ठीक है? अब उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें चीजें होंगी वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें होंगी। तो मैं अगर उसको ऑन द सरफेस जज करना चाहूँ, यानी कि बल्क प्रॉपर्टीज को जज करना चाहूँ, तो आप मुझसे ये पूछ सकते हो ना कि मैं हम इसके प्रेशर को डिस्कस कर सकते हैं, वॉल्यूम को डिस्कस कर सकते हैं, टेम्परेचर को डिस्कस कर सकते हैं। तो यही बेसिक हमारे वेरिएबल्स हैं जिनके हम डायग्राम्स भी बनाएंगे। आप पीवी डायग्राम पढ़ते होगे, आप वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम पढ़ोगे, है ना? देयर कुड बी अ लॉट ऑफ डायग्राम्स, पीटी डायग्राम्स होंगे। तो आप ध्यान से देखो, टीटीजी में है ना शायद। हाँ, इनको इंडिकेटर डायग्राम्स बोलते हैं। तो वही तो मैंने बोला था, आपको प्री वर्क भी दिया था कि आप उसके नोट्स जो है रिवाइज करके आइएगा, वो लेक्चर्स थोड़ा आपके पास हो तो अच्छा होगा। तो ये सब चीजें जब आपके पास होंगी, आपके मैंने देखो नोट्स भी अपलोड कर रखे थे बिटली लिंक पर, आप देख सकते हो। तो बेसिकली ये वेरिएबल्स हो गए जिनसे हम किसी भी मटेरियल की स्टेट जान पाएंगे। अगर वो मटेरियल किसी प्रोसेस के थ्रू गया भी है तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज वेरिएबल्स आई कैन पुट द कोऑर्डिनेट, आई कैन पुट कि भाई इसका इनिशियल स्टेट ये था और अब कुछ में फाइनल स्टेट ये हो गया है, तो ये कोई प्रोसेस से वो गया है। समझ लो, बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका जो आप काइनेमेटिक्स में करते आए हो, राइट? यस मैम। यस यस हर्षद, बिल्कुल। आप अलग अलग चीजों से अलग अलग ग्राफ से अलग अलग चीजें निकाल पाएंगे, हम बाद में देखेंगे, अभी हमें स्टडी नहीं करना, आएंगे हम दूसरे तीसरे लेक्चर पे उस बात पे। बट फिलहाल हमको ये चीज समझ में आई कि ये बिल्कुल कितना सिमिलर है, कितनी रिक्वायरमेंट है इस चीज की हमें वेरिएबल वाले पार्ट की। हाँ, ओके। और आप इसी तरीके से प्रेशर और वॉल्यूम या टेम्परेचर की टर्म्स में किसी भी सिस्टम को डिफाइन करो। अब मैं बात करूं थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स की एक और एस्पेक्ट की, तो वो है इनका इंटेंसिव होना या इनका एक्सटेंसिव होना। अब आप में से कोई बता पाएगा क्या इंटेंसिव एक्सटेंसिव क्या होता है? हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज तो वो होती हैं जो शायद हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती।
मैम मैम मास शेप और साइज इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होती है, एक्सटेंसिव मास प्रॉपर्टीज। डिपेंडेंट, यस, मास डिपेंडेंट होती हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आपकी होती हैं मास डिपेंडेंट, या आप ऐसे बोल दो कि दे डोंट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी। अभी देखो फॉरेन, अभी मैं इनके एग्जांपल्स बताऊंगी, पहले हमें लिख लेते हैं। और एक्सटेंसिव होती हैं दैट दे डिपेंड ऑन द क्वांटिटीज। अब देखो फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक बात समझो, जैसे कि मैंने आपसे बोला टेम्परेचर की बात, मैंने आपको एक ब्लॉक दिया एम मास का था, मैंने आपसे बोला कि इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको मैंने आधे पार्ट में कट कर दिया, दोनों पार्ट का तब भी 50 ही होगा, फिर एक पार्ट में और कर दो तब भी सारे पार्ट्स का 50 ही होगा। तो टेम्परेचर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि कितना क्वांटिटी आपके पास है। ये सुनो, यस मैम। यस मैम। तो वो चीजें आपकी हो गई इंटेंसिव वेरिएबल्स। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं नंबर ऑफ मोल्स को लेके या वॉल्यूम को लेके, तो वो तो डिपेंड करता है ना क्वांटिटी पर। यस मैम। जैसे कि अगर मैं आधा कर दूं तो आप बोलोगे वॉल्यूम आधा हो गया, फिर एक और हाफ कर दूं तो आप बोलोगे कि 1/4 हो गया। तो लगातार वो चेंज हो रहा है क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है ऑन द क्वांटिटी, राइट? एग्जैक्टली शिवानी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई इंटेंसिव एक्सटेंसिव क्या होता है? ठीक है, अब बात करते हैं Yes, ma'am. टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम की। बड़ा प्यारा सा डिस्कशन है। अब अगर हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो आई गेस टोटल एनर्जी के नाम से हमारे पास दो एनर्जीज तो बड़ी सही से आती हैं, कि एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आती है बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन या इन द एस्पेक्ट ऑफ मोशन, और पोटेंशियल एनर्जी आती है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ठीक है, ये मतलब आपने वो ब्लॉक उठा के किसी सरफेस पे हाई पे रख दिया, किसी लो पे रख दिया, कुछ भी कर दिया, बेसिकली वो हाइट का मेजरमेंट आ गया, पोजीशन आ गई, तो मतलब आपके पास ये चीज आ गई। लेकिन पता है ऐसे देखा गया कि एक बॉडी के पास इनके अलावा भी एक फोर्स होती है, और वो फोर्स होती है बेटा हमारी इंटरनल एनर्जी। अब जैसे कि इसका नाम भी बोल रहा है कि दिस इज सम काइंड ऑफ एनर्जी विच इज रिसाइडिंग विद इन द सिस्टम, खुद ही सिस्टम के अंदर है, और इसके होने की वजह है मॉलिक्यूल्स का होना। ये आती है ड्यू टू मॉलिक्यूल्स। अब आप एक बात बताओ, देखो ये वो पोर्शन है जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक काइंड ऑफ बात कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मोशन भी कर रहे हैं, ये एक दूसरे से इंटरेक्शन भी कर रहे हैं, है ना? तो इसकी वजह से यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूल्स भी मिलती है, और हमें पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं। यहाँ पे इंटरेक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का रोल आता है। क्या ये चीज समझ में आई? बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो। यस मैम। पक्का सबको आई? अगर एक भी बच्चे को डाउट है तो आई वुड लव टू रिपीट इट अगेन। मैम इंटरेक्शन की वजह से कैसे पोटेंशियल एनर्जी आई? देखो अगर दो मासेस हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, आपने देखा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, लेकिन यहाँ पे तो खैर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी, अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या कुछ भी लगा रहे हैं, एक तरीके का फोर्स लगा रहे हैं ना, तो वो उनकी इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी वहां पे रोल प्ले करेगी। ओके। Either they are attracting or they are repelling, कुछ भी हो रहा है, एक इंटरेक्शन है, दैट्स व्हाई वहां पे एनर्जी है। इमरान आप थोड़ा सा स्पेसिफिक बताओगे क्या बताऊं, या फिर एक बार दोबारा से पूरी स्लाइड ही बता दूं वो भी चलेगा? पूरी स्लाइड। सी एक्चुअली कि किसी भी सिस्टम के पास तीन तरीके से एनर्जी हो सकती है, एक हो सकती है उसके मोशन की वजह से, एक हो सकती है उसकी पोजीशन की वजह से, और एक हो सकती है उसके मॉलिक्यूल्स की वजह से। अब मॉलिक्यूल तो मैटर के अंदर लाई करते हैं ना, इसलिए इस एनर्जी को इंटरनल एनर्जी बोला जाता है। बाकी काइनेटिक एनर्जी मोशन से एसोसिएट करती है, और पोटेंशियल एनर्जी पोजिशन से एसोसिएट करती है। बेटा दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरनल एनर्जी। आप आगे से इंटरनल एनर्जी को इस सिंबल से दिखाओगे, और इंटरनल एनर्जी बहुत 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 इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा हमारा आगे के लिए, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। समझ में आया क्या? Yes, जिस ma'am. बच्चे ने ओके जिस बच्चे ने ये चैप्टर पढ़ा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसने आइडियल गैस रियल गैस का एक कॉन्सेप्ट देखा होगा, उसने वो चीजें Yes, देखी होंगी जो मैंने बताई थी कि कहाँ पे वो आइडियल गैस बन जाती है और किन दो पॉइंट्स को हटाती है वो रियल गैस हो जाती है। जैसे कि हम वहाँ पे इंटरेक्शंस को मतलब कंसिडर नहीं करते तो वो आइडियल गैस हो जाएगी, लेकिन रियल में तो होंगे ना इंटरेक्शंस, राइट? तो वो हमारा रियल गैस बन जाता है। खैर इस टाइप के अपने डिस्कशंस देखेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू डीप इनटू दैट डिस्कशन, बट मैं आपको सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आपको पता है कि जो इंटरनल एनर्जी एक आइडियल गैस की होगी, इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, उसका कोई भी जिक्र इंटरेक्शन यानी कि पोटेंशियल एनर्जी से नहीं होगा।
इंटरेक्शंस नहीं माने जाएंगे? पता है आपको ये वाली चीज? अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो तो बता दो एक बार जरा, एक बार फिर से लिखती हूँ इसको। देखो एक सेकंड, 1 मिनट रुकना जरा। यस प्रीति, आप सही बोल रहे हो, ठीक है। अब एक बात देखो, मैंने यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बताया था, इसको मोशन की जगह पे हम टेम्परेचर भी लिख सकते हैं। आपने जब वो मेरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का लेक्चर देखा होगा तो आपने रियलाइज किया होगा कि मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर क्यों एक एनर्जी है। बेसिकली टेम्परेचर इज नथिंग बट द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, राइट। वो जो टेम्परेचर की वजह से जो एक, हाँ एग्जैक्टली, जो उसमें स्टेट आ पा रही है, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर को एक डिफाइन करने का नया तरीका ये भी हो सकता है, बट अगेन वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला पोर्शन था, आई होप आपने कर लिया होगा, राइट। तो मोशन की जगह आप यहाँ पे टेम्परेचर भी रख सकते हो, ठीक है। इट वुड बी मोर सेंसिबल थिंग टू डू ऑन द मॉलिक्यूलर लेवल। अब जब मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं आपसे आइडियल गैसेस को लेकर, तो आइडियल गैसेस को लेकर एक सिस्टम है हमारे पास कि भाई आइडियल गैसेस में इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आपके टेम्परेचर को लेकर होगी। उसमें हम जो इंटरेक्शंस होते हैं उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। हम बोल देंगे कि भाई कोई इंटरेक्शन नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर है। तो इस केस में आप इसकी आइडियल गैस की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे ऐसे दिखा सकते हो ना कि डिपेंड्स ऑन द टी, राइट। टी पर डिपेंड करती है वो, बताओ, Yes, ma'am. बोल सकते हैं? Yes, ma'am. ओके। अब आप बात करिएगा जरा रियल गैस की। रियल गैस के अंदर आपके पास आएगा कि जो जो इंटरनल एनर्जी है आपके पास, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी, बिल्कुल डिपेंड करेगी, क्योंकि हर मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर होगी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। बट व्हेन इट कम्स टू इंटरेक्शन, तो हम प्रैक्टिकली जानते हैं कि आप दो मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरेक्शन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो पोटेंशियल एनर्जी भी रोल प्ले करेगी। यहाँ पे बेटा पोटेंशियल एनर्जी को ऐसा पाया गया कि वो टेम्परेचर और वी इन दोनों पे डिपेंड करती है। अभी जो आप देख पा रहे हो ना कि इसको लिखने का तरीका क्या है, इसका बेसिकली आप इसको रीड कैसे करोगे कि पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टी। ये सुनो, सॉरी इंटरनल एनर्जी, जरा यू जो है पोटेंशियल एनर्जी का साइन होता है तो आई गॉट कंफ्यूज्ड, बट आप लोग अभी तो क्लियर रहिएगा कि इंटरनल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टी, ठीक है। इस केस में ये हो जाएगा इंटरनल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टी एंड वी। इज दैट ओके? कि इंटरनल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टी एंड वी। ये चीज समझ में आई सबको? मैम ये स्लाइड रिपीट कर दो, लेफ्ट हो गया था मेरा। मैंने बड़ी सिंपल सी बात बोली, आइडियल गैस और रियल गैस की जब हम बातें करते हैं तो हम बोलते हैं आइडियल गैस में हम दो मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरेक्शंस को कंसीडर नहीं करते, जबकि हमें पता है ये गलत बात है। रियल में तो इंटरेक्शंस होते हैं। तो जहां आप इंटरेक्शंस कंसीडर नहीं करते वहां पे जो आपका टेम्परेचर है सिर्फ वही डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है जिस पर मतलब इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है। तो इसलिए मैंने लिखा इंटरनल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। व्हेन इट कम्स टू रियल गैस तो वहां पे वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि मॉलिक्यूल के पास एक काइनेटिक फैक्टर भी होता है और वो इंटरेक्शंस भी कर रहे होते हैं। इसीलिए इन दोनों बातों पर वो डिपेंड करता है और उसको टी कॉमा वी यानी कि पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों पर डिपेंड कर रही है, इस तरीके से लिखा जाता है। इज दैट ओके सृष्टि? भाई सृष्टि माइक ऑन करके बोलो, तुम्हें देखो मैंने कितने सारे स्लाइड दोबारा यस डिफाइन। मैम। मैम वो आपकी वॉइस नहीं आ रही थी ना। अच्छा ठीक है, तो वो चुप हो गई थी ऐसे कि अब तुम बोलो। मैम ठीक है, समझ आ गया। इमरान राइट, उसके लिए मैंने देखो आपको बोलता केटीजी का लेक्चर देकर आओ बेटा, उसमें मैंने पोस्टुलेट्स पूरे डिफाइन करे थे और बताया था कहाँ कहाँ पर हम ये दो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आइडियल गैस और रियल गैस से डिफरेंस मतलब क्रिएट होगा। आई गेस जिस बच्चे ने देखा होगा उसको याद होगा, तो किसी ने देखा हो तो एक बार कंफर्म कर दो प्लीज, किसी ने भी अगर देखा है तो। आप में से किसी ने केटीजी नहीं देखा? मैम मतलब आपके वाले लेक्चर्स नहीं देखे थे। ओके तो कहीं भी देखा होगा तो उन्होंने बताया तो होगा मैम क्या बताना है? कि व्हाट आर द डिफरेंसेस इन बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस। यस मैम, बताया था, पूरा एक्सप्लेन भी करा था। हाँ तो जरा बता दो फटाफट से 2 पॉइंट। एक मिनट मैम। मैम आइडियल गैस जो होती है वो
रियल गैस की तरह बिहेव करती है, तो उसके अंदर हमने ग्राफ्स वगैरह पढ़े थे। देखो जैसे कि बेसिक एक डिफरेंस है कि हम ये बोलते हैं आइडियल गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट नहीं कर रहे, इसके लिए उनका पोटेंशियल एनर्जी का फैक्टर जो वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है उसको हटा देते हैं, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, क्योंकि हम बोल रहे हैं वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, जब रियल गैस होती है वो पार्टिकल्स लिटरली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे से, तो वहां पे वो वाली टर्म आती है। और इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हम ऐसे बोलते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स, वो बहुत मतलब ऐसे कि अगर आप उन सबको कंबाइंड करके एक जगह पर इकट्ठा कर दो तो वो वाला वॉल्यूम और पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, रियल गैस के अंदर एक्चुअल साइज को इग्नोर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, रियल गैस में हम उनको कंसिडर करते हैं। इज दैट ओके? मैम वॉल्स Yes. के साथ जो इंटरेक्शन होता है मॉलिक्यूल्स का वो भी नेग्लेक्ट कर देते हैं आइडियल गैस में। आइडियल केस में वो नेग्लेक्ट नहीं करते, बट बेसिकली उसको हम ऐसे दिखा देते हैं कि एक तो वो सीधा सीधा जा रहा है, लॉस नहीं दिखाते वहां पे, बेसिकली ये पॉइंट होता है, राइट। इसके लिए देखो बेसिकली अब मैं इसमें ज्यादा जाऊंगी तो वो फिर ये हो जाएगा कि हम केटीजी के सारे पॉस्टुलेट से डिफाइन कर रहे हैं, काफी 13-14 पॉइंट्स जो मैंने वहां पे लिखे हुए थे, डिफाइन करे थे। अगर आपका मन करे तो आप वहां से एक बार देख लीजिएगा, अदरवाइज आपने जहां से भी देखा होगा, आई होप हर जगह बताया गया होगा, ये वाली बेसिक बात है, पॉस्टुलेट्स के बिना केटीजी का क्या ही पॉइंट है। या ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्रेशन। आपने अभी यहाँ पर देखा कि आइडियल गैस के लिए, देखो फटाफट से इस चीज को करते हैं कि आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो अगर मैं इस चीज को लिखना चाहूँ डिफरेंशिएशन की फॉर्म में, तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है? ये वाली चीज समझ में आ रही है, डेल्टा यू बाय डेल्टा टी, और इसको आप ब्रैकेट में इस तरीके से डी टी लिख दोगे, है ना। ये पार्शियल डेरिवेटिव को लिखने का तरीका होता है। अगर अब मैं रियल गैस की बात करूं तो रियल गैस के लिए आपके पास है पोटेंशियल, अरे यार, इंटरनल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टी एंड वी। तो अगर आपको डी यू लिखना है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, डेल यू बाय डेल टी डी टी एंड देन डेल यू बाय डेल वी डी वी, राइट, इस तरीके से लिखोगे। किसी को अगर इन बातों में कोई दिक्कत हो, पार्शियल डेरिवेटिव में कोई दिक्कत हो, तो एक बार बताना जरा। अच्छा एक चीज और, जब हम ना दो वेरिएबल्स हमारे पास हों तो हम ना बेस में ऐसे लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो मैं वी को कांस्टेंट यहाँ पे कंसिडर करके चलूंगी, यहाँ पे वी के रिस्पेक्ट में करा है तो टी को कांस्टेंट रख के चलूंगी। ये चीज आपको समझ में आती है? किसी को भी कोई इशू नहीं इस चीज में? नो मैम। No, ma'am. दैट्स वेरी नाइस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम बात करेंगे हीट्स की, जो हमने कैलोरीमेट्री में पढ़ी थी। तो फटाफट से आप लोग बता दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। आप लोग मुझे बता दो कि हीट कैपेसिटी क्या होता है, एक मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है। फिर आप लोग जो बोलोगे उसको मैं यहाँ पे लिख लूंगी एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। जल्दी से बता दो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मैम इसके अंदर ये होता है ना कि हीट, मैम वन मोल Amount of heat सब्सटेंस required की to क्वांटिटी raise 1 gram of body टेम्परेचर को चेंज by कर दे 1 तो degree मॉलिक्यूलर हीट Celsius. कैपेसिटी हो जाता है। नहीं ऐसे डेफिनेशन या तो हिंदी में बताओ या कैसे। हाँ एहसान तुम बताओ। इसमें मैम मतलब इसमें मोलर हीट कैपेसिटी में होता है कि 1 ग्राम, अगर किसी भी 1 ग्राम मास का अगर 1 डिग्री सेल्सियस हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वो मोलर हीट कैपेसिटी हो गया। और स्पेसिफिक हीट नहीं देखो कैपेसिटी, देखो बिल्कुल सिंपल जाएगा। अगर मुझे m ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करना हो, उसके लिए जो रिक्वायर्ड हीट होगी दैट विल बी द हीट कैपेसिटी। अब आगे स्पेसिफिक वर्ड लगाया तो मैंने और स्पेसिफाई कर दिया कि यूनिट मास का यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड से मुझे टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो कितनी हीट चाहिए रहेगी। जब मोलर वर्ड यूज कर रहे हैं तो मोलर के लिए n मोल्स हो जाएंगे, एन मोल्स का 1 डिग्री सेंटीग्रेड से रेज करने के लिए कितना हीट चाहिए। अगर मैं स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी बोलूं तो 1 मोल को इंक्रीज करने के लिए कितना चाहिए रहेगा, ठीक है। दैट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट इज बेसिकली हीट कैपेसिटीज इन दी स्पेसिफिक केसेस। तो एक बार मैंने, अगर आपको याद हो तो बताया था एम सी डेल्टा टी, याद है? एक बार यस आपको मैम। बताया था Yes, ma'am. कि एम सी कैपिटल सी हो जाएगा, दैट हीट कैपेसिटी वाला, है ना। ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके थे, तो हम क्यू को सी डॉट डेल्टा टी लिखते थे।
याद है आपको सब चीजें हम लाइक कर चुके हैं कैलोरीमेट्री में, तो Yes, ma'am. आई थिंक वी कैन स्किप दिस स्लाइड. यस, सृष्टि कुछ पूछना चाह रहे हो? No, ma'am. ओके, आपका हैंड रेस था तो मैंने सोचा कुछ पूछ रहे होगे. चलिए, कोई इशू नहीं. अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की. थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बड़ा प्यारा है. आपको अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो तो बता सकते हो कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या क्या होता है, कितने टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, या जो भी आपको पता हो. एनीवन? नो? कूल. देखो, एक होता है आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. मैम ऐसा हो ठीक सकता है जो हीट का जो हाँ, चलो मैं एक बार लिख देती हूँ, एक बार हेडिंग लिख देती हूँ, अब आप बता देना इसके बाद आपको कुछ अगर फील आ रहा हो तो. एक हो गया आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एक हो गया थर्मल, और एक हो गया केमिकल. अगर आप लोगों को चीजें डिफिकल्ट लग रही हैं, क्योंकि आई डोंट फील दैट रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, अगर आपको लग रही हैं चीजें डिफिकल्ट तो आप मुझे बता दो. आई कैन स्लो माई पेस. ठीक है, और रिविज मतलब रिपीट भी मार देंगे, कोई इशू नहीं है. बता दो तो भाई, रिस्पॉन्ड करो, फिर मेरे को तो फील होगी कि सही चल रही है क्लास. मैम जैसे थर्मल में ऐसा हो सकता है कि जो हीट जो है वो एक्सचेंज हो रही है तो वो इक्विलिब्रियम में आ गई है. हाँ देखो, चलो थर्मल इक्विलिब्रियम तो हम हाँ. डिटेल में करेंगे ही. फिलहाल बात करेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की. तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ये कह रहा है, सिंपल बोलता है कि अगर फोर्सेस का सम जीरो है तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है. अगर कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं हो रहा है, कोई भी स्पॉन्टेनियस चेंजेस नहीं आ रहे हैं, शांत है सब चीजें केमिकली, तो केमिकल इक्विलिब्रियम है. तो नेम से क्लियर हो गया. हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट है वो है थर्मल इक्विलिब्रियम. यस सुनो, तो थर्मल इक्विलिब्रियम ही हमारा नेक्स्ट स्लाइड का हेडिंग आएगा. थर्मल इक्विलिब्रियम का यहाँ पे एक डेफिनेशन आप लोगों के सामने दे रखा है, आप लोग उसे पढ़ना बाद में. पहले मेरी बात सुनो. एक ये बॉडी है ए, लेट्स से इसका टेम्परेचर θ1 है. एक ये बॉडी है बी, जिसका टेम्परेचर θ2 है. हमने इन दोनों को इंटरेक्ट करने का मौका दिया. ठीक है, अभी आप ऐसे समझ लीजिए, देखो यहाँ पे रेड दिखा रखा है ना, तो हमने ऐसे बोल दिया कि भाई θ1 इज ग्रेटर देन θ2. एक हॉट बॉडी है, एक कोल्ड बॉडी है. हमने उन्हें क्या करने दिया, हमने उन्हें कहा कि कर लो भाई, तुम इंटरेक्ट कर लो. ठीक है, तो वो इंटरेक्ट करते हैं. अब बाद में क्या देखा कि इसका टेम्परेचर भी थीटा हो गया, इसका टेम्परेचर भी थीटा हो गया. क्या ऐसी कोई कहानी हमने कैलोरीमेट्री में पढ़ी थी, जहां मैंने आपको बताया होगा कि हीट लॉस बाय हॉट बॉडी, अगर पता है तो equals to heat कंप्लीट. gained by colder body. वेरी नाइस, वेरी नाइस. हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी. तो काइंड ऑफ वही हुआ है यहाँ पर. अगर आप देखो तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, हीट ट्रांसफर हुआ फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्ड बॉडी. ठीक है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर हुआ, और फिर एक पॉइंट के बाद टेम्परेचर दोनों का हो गया कांस्टेंट. अब इसमें फर्दर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे कि दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई हैं. अब एक बार जो मैंने ये एक्सप्लेनेशन दी है आपको, इसके बाद एक बार जो लिखा हुआ है वो पढ़ के बता दीजिए. मैम डन. ओके महक, वेरी नाइस. दैट्स कूल. प्रीति, मैम क्लियर है. वेरी नाइस. तो यही थर्मल इक्विलिब्रियम है आपका, जब टेम्परेचर फाइनली हमें जाके सेम कर दें, कोई और फर्दर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है. सिस्टम इज सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस. अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा, है ना. हीट ट्रांसफर क्यों होता है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. और कब तक होता है, जब तक टेम्परेचर सेम ना हो जाए. बस यही पॉइंट था. अब बात करते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमारे सिलेबस में 3 लॉ हैं, वैसे 4 लॉ हैं. फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डेडिकेटेड है. सेकंड लॉ आपका किसको डेडिकेटेड है, डायरेक्शन ऑफ dedicated है? प्रोसेस. Direction of प्रोसेस. और थर्ड लॉ आपका बेसिकली डायरेक्शन जीरोथ ऑफ लॉ है. हाँ जी बेटा, जो बहुत ही बेसिक लॉ. टेम्परेचर. एग्जैक्टली. लेट्स कम टू द डिस्कशन वन बाय वन. तो हमें तो पता है ना कि थर्ड जो जीरोथ लॉ है वो बेसिक है, तो सबसे पहले हम जीरोथ लॉ पढ़ेंगे, फिर फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, सेकंड लॉ पढ़ेंगे. ठीक है, जीरोथ लॉ के लिए ना एक छोटा सा डायग्राम मैं बना रही हूँ, तो आप लोग बताइएगा कि आपको उसमें मतलब आई होप समझ में आ जाएंगी चीजें. वैसे तो लेट्स सी कि ऐसे कुछ डिविजन्स करते हैं हम. ठीक है,
इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख देती हूँ। एक लिख दिया है मैंने ए, एक लिख दिया है बी, एक लिख दिया है सी। अब ये जो ब्लू वाली वॉल है ना बेटा, ये ब्लू वाली वॉल, ये है डायाथर्मिक इन द नेचर, ठीक है। और ये जो रेड वाली वॉल है, ये है आपकी एडियाबेटिक वॉल इन द नेचर। तो कुल मिला के आप मुझे ये बता दीजिए सबसे पहले तो कि कौन से सिस्टम में क्या क्या ट्रांसफर अलाउड है और क्या क्या नहीं है। हम ए और सी के बीच में अलाउड बी नहीं और होगा सी डायथर्मिक वाले में तो और डायथर्मिक में खाली एनर्जी ट्रांसफर एनर्जी होगी। मैम एडियाबैटिक में मैटर और एनर्जी दोनों ही अलाउड नहीं है और डायथर्मिक के अंदर मैटर अलाउड है, एनर्जी नहीं है। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने कि समझो ए A और B हाँ बोलो। ए और बी में ये जो एडियाबेटिक बॉल है हाँ। इसके अराउंड जो है मास और हीट दोनों नहीं हो सकती, बट ए सी और बी सी की में हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। एग्जैक्टली तो ए और सी के बीच यहाँ पे एनर्जी कैन ट्रांसफर, सिमिलरली बी एंड सी कैन ट्रांसफर द एनर्जीज, ठीक है, बट ए एंड बी कैन नॉट ट्रांसफर एनीथिंग, नाइदर एनर्जी नॉट द मास और मैटर। ये बेसिक बात है। तो क्या हुआ कि समय के साथ ए और सी ने इंटरेक्शन करा, बी और सी ने इंटरेक्शन करा। इनिशियली क्या था, ऐसा मान लेते हैं कि इनके टेम्परेचर्स डिफरेंट थे। यहाँ पे मैं इनिशियल टेम्परेचर लिख रही हूँ, इसका थीटा सी था, इसका थीटा ए था, इसका थीटा बी था, और तीनों के तीनों डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स थे, ठीक है। मान लीजिए कि थीटा सी इज नॉट इक्वल टू थीटा ए इज नॉट इक्वल टू थीटा बी। अब मैं बेसिक बिल्कुल वैसे बता रही हूँ जैसे ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली कंडक्ट हुआ है। तो सबके डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स थे, एक साथ कांटेक्ट करने रखा, लेकिन ए और सी कांटेक्ट कर पा रहे थे, बी और सी कांटेक्ट कर पा रहे थे, ए और बी के बीच कोई कांटेक्ट नहीं था। तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि आफ्टर सम टाइम ए एंड सी कम्स टू अ इक्वल टेम्परेचर, सिमिलरली बी एंड सी इक्वल टेम्परेचर पर आ गए। क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफर करते 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 जितना होना था, जो होना था हो गया। एट टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यू कैन से कि जो टेम्परेचर था थीटा का, मतलब इस सी का, वो भी थीटा हो गया, है ना। जो ए का था वो भी इसके साथ थीटा टेम्परेचर पर आ गया, और बी भी थीटा पर आ गया। अब आप देखो हुआ क्या कि अब हीट का ट्रांसफर होना बंद हो गया एट सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। ये सुनो, जब टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं तो हीट क्यों ट्रांसफर होगा? ये सुनो। यस मैम। यस मैम। अब जरा इस पूरे डिस्कशन में से टेम्परेचर हटा दो, क्योंकि हमें पता ही नहीं था टेम्परेचर तब तक क्या है। जीरो ने तो टेम्परेचर अच्छे से डिफाइन किया, बताया टेम्परेचर क्या है। तो हुआ क्या कि पहले हमने देखा ए सी और बी में कुछ तो डिफरेंट था, और उस डिफरेंस की वजह से उनमें हीट जो है ट्रांसफर होती रही, उनमें कुछ कुछ चेंजेस आते रहे स्टेट वाइज, और एक पॉइंट के बाद चेंज आना हो गया बंद। जब चेंज आना बंद हो गया तो हमने देखा कि अरे ये क्या, मतलब क्या चल रहा है। हमने एक सिस्टम ये रखा, एक सिस्टम और इसका कॉपी रखा था विद द सेम कंडीशंस। तो हमने क्या देखा कि अगर इनिशियल वाले सिस्टम में जब एक टेम्परेचर थीटा ए है, एक थीटा सी है, एक थीटा बी है, वहां पर अगर मैं एडियाबेटिक वॉल हटा के ए और बी के बीच में एक डायाथर्मिक वॉल रख दूं तो इनके बीच में भी कुछ इंटरेक्शन होने लगा, राइट। लेकिन जो पहले वाला केस था जिसमें आपने वॉल नहीं चेंज किए हैं, लेकिन समय हो गया है उसको करे हुए, अब आपने अगर वॉल चेंज करी तब कुछ नहीं हुआ। समझ में आया थोड़ा बहुत मैंने क्या बोला? यस मैम, थोड़ा बहुत। ओके, लेट्स लिसन इट लाइक दिस कि आप लोग हो, दो बच्चे हैं, ठीक है। एक है प्रीति और लेट्स से कि एक है सृष्टि, ठीक है। ये दो बच्चे हैं मेरे पास। अब मैंने यही पूरा एक सिस्टम, अब आप थीटा ई वगैरह का कुछ नाम दे दो तो आपको ज्यादा थोड़ा समझ में आ जाएगा आई गेस। मैं ऐसे बोल देती हूँ कि जो ए वाला सिस्टम है इसका टेम्परेचर आप मान लो 100 डिग्री, ठीक है। इसका कुछ भी मान लो 80 डिग्री, रैंडम वैल्यूज है। और इधर कुछ भी मान लो 90 डिग्री, ठीक है। ऐसा कुछ इसका मतलब सीन है। अब मैंने यही टेम्परेचर का यही सिस्टम सेम वॉल्स के साथ एक प्रीति को भी दिया, एक सृष्टि को भी दिया। प्रीति से मैंने कहा कि चलो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दो। प्रीति ने एक्सपेरिमेंट मतलब जो है स्टार्ट कर दिया, चीजें कर दी। और मैंने क्या करा, मैंने अभी तक सृष्टि को दिया नहीं है ये सब चीजें सेट करके, ठीक है। मेरे पास अलग अलग रखी है, कोई मैंने इन्हें इंटरेक्ट करने नहीं दिया, कुछ भी करने नहीं दिया। अब जब प्रीति के पास देखा तो प्रीति ने क्या देखा कि एक टाइम बाद कुछ तो ऐसा हुआ कि मतलब चीजें स्टेबल हो गई हैं, स्टैटिक हो गई हैं, ठीक है। ऐसा सा कुछ हो गया है कि अब आप चाहे ए और बी के बीच का ये वॉल चेंज कर दो, है ना,
जैसे कि अभी तो मैंने एडियाबेटिक बोल दिया, मैंने इसको कहा कि चलो एक काम करो प्रीति, डायथर्मिक इसको कर देते हैं, हमने डायथर्मिक कर दिया, तब भी ए और बी के बीच कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी इंटरेक्शन नहीं हुआ, जो भी थोड़ा बहुत पहले हो रहा था वो भी इसमें मतलब नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कुछ तो ऐसी चीज थी जो तीनों जगह सेम हो गई थी, और मतलब हमें नहीं पता था अभी वो क्या है, अब तो हमें पता है कि वो टेम्परेचर होगा, बट इनिशियली वी कुड से कि कुछ तो ऐसा था जो पहले सबका अलग था और अब बराबर हो गया है, क्योंकि अब कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे, है ना। मैंने अब इस चीज को थोड़ा वेरीफाई करने के लिए क्या करा, सेम सेटअप सृष्टि को दिया और मैंने सृष्टि से कहा कि अभी की अभी तुम एडियाबेटिक को डायथर्मिक में कन्वर्ट कर दो, अभी की अभी। प्रीति को मैंने एक टाइम बाद बोला था जब चीजें बराबर हो चुकी थी। जब मैंने सृष्टि को बोला तो हमने देखा कि ए और बी में तो कुछ कुछ ट्रांसफर हो रहा है, समझ रहे हो। तो बेसिकली इससे हमें ये पता चला कि समय के साथ जिन चीजों को हमने इंटरेक्ट करने का मौका दिया वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए थे। वो जो चीज जो कांस्टेंट हो जा रही थी, जिसका अब कुछ मतलब फर्दर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा था, वो चीज टेम्परेचर थी। इनिशियली वो डिफरेंट थी, तो टेम्परेचर में तब तक मतलब चेंजेस आए जब तक वो चीजें बराबर नहीं हुई। लेस से सारी की सारी बराबर 50 क्यों गई, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। कुछ भी मान, अभी मैं जस्ट एक रैंडम डेटा उठा रही हूँ, तो अभी ये सब चीजें 50 डिग्री हो चुकी हैं। तो जब प्रीति को मैंने अब आफ्टर सम टाइम करने बोला, तो क्यों ही ए और बी में चेंज होगा, जब इधर भी 50 है इधर भी 50 है, नहीं चेंज होगा। लेकिन जब मैंने सृष्टि को बोला था तब टेम्परेचर 100 और 90 था, तो ये चेंज कर गए। समझ रहे हो, समझ रहे हो थोड़ा बहुत अभी भी आया कि यस नहीं आया? मैम, यस मैम आ गया। यस, सो बेसिकली दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। उसी चीज को यहाँ पे थोड़ा शब्दों में लिखा हुआ है, एक बार आप इनको पढ़ लो, आ जाए तो अच्छा। अगर आपको ऑब्जर्वेशन में दिक्कत हो रही है, जो मैंने ऑब्जर्वेशन में लिखा होता है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस ऐसे ट्राई कर रही थी बिना टेम्परेचर के इस चीज को समझाने की। अगर आप समझ पाए तो अच्छा है, नहीं समझ पाए तो वो भी कोई लॉस नहीं है हमारा। यस मैम। सो बेसिकली द क्वेश्चन इज दिस कि हमारे पास था एक ए सिस्टम, हमारे पास था एक बी सिस्टम और हमारे पास था एक सी सिस्टम। हमने क्या देखा कि ये और ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, ठीक है। और कोई दूसरा सिस्टम इस सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। तो अगर ये चीजें हो रही हैं तो आप बिना किसी दिक्कत के ये बोल सकते हो कि ये जो ए और बी हैं ये भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही ऊपर वाली बात का मतलब है, इस तरीके से। इज दैट ओके? अगर समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। एक बार बता दो मुझको कंफर्म करके। यस मैम, यस मैम आ गया। ठीक है, वेरी नाइस, बढ़िया। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। डिग्री ऑफ फ्रीडम बड़ी प्यारी सी चीज है। ये किसी मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बेसिक डिस्कशन होता है, और ये बात कहता है कि नंबर ऑफ दोज डायरेक्शंस, ठीक है ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ दोज डायरेक्शंस in which a molecule can have energy. It's not molecules, it's molecule, ठीक है। molecule can have energy। समझ में आया थोड़ा बहुत या नहीं आया? हाँ, क्या बोला? अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम के यस बारे में मैम। पता है तो आप बता दो एक बारी। मैम डिग्री ऑफ फ्रीडम वो होता है ना जिस डायरेक्शन में कौन कौन से डायरेक्शंस में मॉलिक्यूल पार्टिकल मूव कर सकता है। एग्जैक्टली, और मूव करना क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली वही तो मतलब हो गया कि किस किस डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर सकता है। यस मैम। और थोड़ा सा ना इसको लिखने का एक और तरीका, नंबर ऑफ दोज, यहाँ पे मैं दूसरे कलर का यूज करूँ ताकि आप लोग भी वो चीज ध्यान रखो। नंबर ऑफ दोज इंडिपेंडेंट वेज या इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस, ठीक है, डायरेक्शंस बोल दो या वेज बोल दो, इन विच अ मॉलिक्यूल कैन हैव एनर्जी। फॉर एन एग्जाम्पल, यू हैव दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, ठीक है, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हमारे पास है, सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल, इसको आप ठीक है ना मोनो एटॉमिक बोल सकते हो। अब ये मैंने देखा कि ये लेट्स से दिस इज द डिजाइन्ड x axis in which it can move, this is the y axis, and here you can have the z axis. So basically this molecule can move in these three directions now freely. You can also say this is the free space, yes or no, right? बोलो। यस मैम।
Exactly. So basically, this molecule Yes, can ma'am. go the kinetic energy in x-axis, y-axis, as well as in z-axis. So basically, it has 3 degree of freedom. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Degree of freedom is we can write it as this, by F, and it would be 3 for a monoatomic molecule. I am very bad with the spelling, so just check it, right? ऐसा हो गया सिंगल मॉलिक्यूल. कुछ जगहों पे कुछ टीचर्स एक फॉर्मूला भी बताते हैं कि F is equals to 3n minus k, but I don't want to use this formula. ठीक है, जितना प्रैक्टिकली फील करना तो ज्यादा अच्छा है, जबकि ये n होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और k होता है कंस्ट्रेंट. अब कंस्ट्रेंट होते हैं कुछ ऐसे रुकावटें, कुछ ऐसी कंडीशंस जो हम लगा देते हैं. हाँ जी एहसान, बोलो बेटा. एहसान कुछ कहना चाह रहे हो क्या? आरोही मूवमेंट. मैम इससे पहले आपने कुछ कराया, मतलब मेरा लास्ट 0th लॉ थर्मल इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक था, फिर उसके बाद नेट इश्यू की वजह से कट गया. ओके, तो उसके बाद हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा. डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके ओके, कोई इशू नहीं. देखो, फिर हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली वो कुछ इंडिपेंडेंट वेज हैं, कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस हैं, मतलब बेसिकली उनका नंबर है जिसमें एक मॉलिक्यूल या 2 मॉलिक्यूल या जो भी आपका सिस्टम है वो एनर्जीज एक्वायर कर सकता है. तो मैंने कहा कि जैसे आप एक देखो, ये सिंगल एटम है या मॉलिक्यूल है, ये बेसिकली एक्स एक्सिस में जा सकता है, वाई एक्सिस में जा सकता है, जी एक्सिस में जा सकता है, 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना, फ्री स्पेस. तो बेसिकली 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस हो गई ना जिसमें ये मूव कर पाएगा. तो आपने बोल दिया कि इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है. ओके एहसान, ये बताया था. ओके एहसान, एक बार आप कंफर्म कर दो कि आपको मतलब ऑडिबल था ये सब. आई थिंक ही इज स्टिल फेसिंग द इश्यू. एक बार चैट बॉक्स में या कहीं Yes, पे आप ma'am. ड्रॉप कर देना, ठीक है? ठीक है, चलिए. अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया फील के साथ बताने वाली हूँ फ्रीडम्स के, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में. मैम एक ठीक है, चीज पूछनी है. हाँ जी, जल्दी से बोलो. मैं जल्दी नहीं, आराम से मैम बोलो. वो क्या 3n पूछना है? minus k क्या था? अच्छा, वो ना एक फॉर्मूला था. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसको इग्नोर कर दो, और पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ. ये एक फॉर्मूला है हाउ टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे n हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. जैसे अगर मैं अभी इस मोनोएटॉमिक का बोलूं तो हो जाएगा 3 into 1. हमने कोई कंस्टेंट नहीं लगाया, फ्री स्पेस में 0 रख दो, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ गई. इस तरीके से निकाल दिया जाता है. ठीक है, हाँ जी, ऐसा नहीं. मैम एन क्या है? एन नंबर ऑफ एटम, यहाँ पे 1 है ना तो इसलिए 1 रख दिया. ठीक है, ये बेसिकली आई डोंट सपोर्ट दिस फॉर्मूला मच. आई वांट यू टू गो थ्रू द कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो बहुत बढ़िया है. तो अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास आते हैं बेटा 3 तरीके की. यहाँ पे हम बेसिकली बात कर सकते हैं. सबसे पहला डिस्कशन आप लोग देखोगे कि ये आएगा आपके पास ट्रांसलेशनल एनर्जी का, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, दूसरा आपके पास जो एनर्जी का डिस्कशन रहेगा वो रहेगा आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का. ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये तो अभी आपके सिलेबस से, नीट के सिलेबस से डिलीट हो गया है, अदरवाइज हम पढ़ते हैं इसको रोटेशनल वाले चैप्टर में. और तीसरा आएगा आपके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, बेसिकली 3 तरीके की एनर्जी होती है. दिस इज माय अटेम्प्ट टू टेल यू दिस थिंग. आपने केमिस्ट्री में ऐसे पढ़ा था या फिर केमिस्ट्री में फ्रीडम नहीं है? मतलब देखो, मुझे Yes, आइडिया ma'am, नहीं है. पढ़ा था. मैम पढ़ा था. ठीक है, तो ये 3 मैम टाइप तीनों के. पढ़े थे. हाँ, दैट्स कूल. तो अब आ जाइए आप ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पे. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब दैट एनर्जी व्हिच इज एसोसिएटेड विद द लीनियर मूवमेंट, राइट? फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमने अभी देखा था वो एटॉमिक वाला, वो सिंगल मोनो एटॉमिक, कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जी एक्सिस हो गया. तो बेसिकली 3 डायरेक्शन में तो भाग सकता है ये. अब रोटेशनल की अगर मैं बात करूं तो एक बात बताओ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में इसी पॉइंट से तो एक्सिस निकालूंगी, और इसी पॉइंट से निकलने वाली एक्सिस का इसी पॉइंट पे डिस्टेंस तो 0 हो जाएगा, यानी कि इनर्शिया 0 आएगा. भाई ये क्या हो जाएगा आपका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका mv²/2, राइट? तो यहाँ पे आई तो 0 हो गया ना जब आपका उसी एक्सिस से पास होने लगे पॉइंट. यस और नो? हाँ, Yes, ma'am. जल्दी बोलो.
हाँ, तो यहाँ पे हो गया आपके पास 0, यानी कि टोटल आपके पास अभी थोड़ा सा वाइब्रेशनल को हम साइड में रखेंगे, ज्यादा बातें नहीं करेंगे वाइब्रेशनल की, तो थोड़ा सा आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 + 0 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। ठीक है, अब बात करिएगा आप डायटोमिक की। तो डायटोमिक आपके पास ये रहा एक ऐसे 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 बना देते हैं हम लोग। ठीक, अब डायटोमिक में अगेन देखो भाई, सिंपल सी बात है, एक्स एक्सिस के अबाउट जा सकता है, ये वाई एक्सिस के अबाउट जा सकता है और जी एक्सिस के अबाउट जा सकता है। तो इसके पास 3 तो फ्री स्पेस में ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है ही। अगर मैं एक्स एक्सिस को रोटेशनल मान लूं कि इसके अबाउट रोटेट कराऊं, तो y और z की वजह से 2 एनर्जीज और आ जाएंगी मेरे पास, 2 मोड्स और आ जाएंगे। अब एक्स एक्सिस तो मतलब खुद ही से पास हो रहा है ना, तो जब खुद ही पे आ गया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 0 हो गया, यानी कि सिर्फ यहाँ पे आपको 2 मिलेगा। तो बेसिकली 5 आपके पास यहाँ पे क्या आ गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आ गई। यस और नो? ठीक है, इसके बाद ओके मैंने आगे जगह नहीं दी, व्हाई आई डिड दैट, बट ठीक है अभी देखते हैं। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बेटा हायर टेम्परेचर्स पर आती है। तकरीबन ऐसे मान लीजिए कि 1000 केल्विन से ज्यादा ऊपर वाले टेम्परेचर है तो वाइब्रेशनल पे जंप करना, और उसमें भी अगर ये आपको बोल दे कि आपके पास रिजिड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उसमें भी आपको अगर रिजिड वर्ड लिखा मिल जाए तो 0 ही वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को, नो मैटर टेम्परेचर 10,000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपके पास नॉन रिजिड मॉलिक्यूल वो दे, ठीक है, तब आप ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर लिख सकते हो। अगर 1000 से ज्यादा टेम्परेचर है तब आप +2 डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट कर लीजिएगा, और फिर वो चाहे सिंगल के लिए हो, डबल के लिए हो, ट्रिपल के लिए हो, कितने भी पॉलीएटॉमिक आपके पास सिस्टम हो, सब में +2 वाइब्रेशनल कर दीजिएगा। लेकिन मैंने मतलब अभी आप भी देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पीवाईक्यूज में आए हैं जहां पे ये बोल दिया जाता है कि डू नॉट कंसिडर दी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वाइब्रेशनल मोड्स को मत इंक्लूड करो और उसके अलावा देखो। तो ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट वाइब्रेशनल का भी +2 का आइडिया होना चाहिए कि अगर आ जाए तो अपन +2 कर पाए। इज दैट ओके? यस मैम। मैम एक बार और ट्रांसलेशनल बता दीजिए। ट्रांसलेशनल बेसिकली कि किस किस डायरेक्शन में वो जो पार्टिकल है, वो जो मॉलिक्यूल है, वो एनर्जी एक्वायर कर सकता है। वो एक्स एक्सिस में भागा फिर सकता है, वाई एक्सिस में जा सकता है, जी एक्सिस में जा सकता है, राइट, 3 डायरेक्शन में जा सकता है फ्री स्पेस के अंदर। हमेशा फ्री स्पेस में 3 आपको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मिलनी ही मिलनी है। इज दैट ओके? यस मैम। ओके, देखो आप बोल सकते हो कि मैम व्हाट अबाउट एक्स वाई प्लेन, व्हाट अबाउट वाई जी प्लेन, व्हाट अबाउट एक्स जी प्लेन। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि इंडिपेंडेंट वेज, राइट, number of independent ways in which a particle can acquire kinetic energy or any kind of energy, to be very honest, that number is called your degree of freedom. Is that fine? यस यस मैम। मैम। मैम एक बार और रिपीट कीजिए, आपने क्या बोला? मैंने ये बोला कि number of independent ways in which a particle can acquire the energy is called degree of freedom. आपको लोड लेने का जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लोड करा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिखा दिया मैंने लिखा हुआ। इसके अलावा हम बात करते हैं ट्राई एटॉमिक की। अगर मैं ट्राई एटॉमिक की बात करूं तो ट्राई एटॉमिक में यू कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम, आइदर इट कुड बी लीनियर, इट कुड बी नॉन लीनियर। लीनियर मतलब एक लाइन में आ गए तीनों पार्टिकल्स, और नॉन लीनियर इज लाइक योर HO2 वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मैं केमिस्ट्री में ज्यादा जाऊंगी नहीं, बिकॉज केमिस्ट्री RIP फॉर मी, नॉट फॉर यू। आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री में, बट मेरे को केमिस्ट्री ना ज्यादा या आइडिया है नहीं उसका, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने पहले बताया था, मेरे लिए है नहीं। इसको हटा देते हैं, हट जाओ भाई। थोड़ा सा बस एक बार वो वाला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास 3 पार्टिकल्स हैं, तो देयर कुड बी 3 पॉसिबल वेज ना, कि 1, 2 और 3 इस तरीके का एक लीनियर स्ट्रक्चर हो। तो अगर इस तरीके का एक लीनियर स्ट्रक्चर है, एक बात बताओ, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस में भागा फिरेगा, तो 3 ट्रांसलेशनल आ गई। अगर मैं अगेन रोटेशन की बात करूं तो बेटा एक एक्सिस तो उसी से पास हो जाएगा, तो फिर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा नहीं, यानी कि टोटल 5 आ गए इस पर। यस, ये तो सिंपल है, जैसे डायटोमिक का था वैसे ही लीनियर ट्रायटोमिक हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं
एक नॉन प्लेन मतलब एक ऐसे वाले नॉन लीनियर स्ट्रक्चर की। फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। अब एक बात देखो, अगर मैं इसको एक्सिस कंसिडर करूं तो वाई एक्सिस, जी एक्सिस, एक्स एक्सिस सब में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो आनी है, तो 3 तो प्लस हो गई। लेकिन अब यहाँ पर अगर रोटेशन की बात हो और आप इसके अबाउट इसको रोटेट कर रहे हो, तो आपको पता है कि y और z से तो कोई दिक्कत है ही नहीं, y और z में तो मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल ही जाएगा। यहाँ पे x एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग भी आपको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रहा है, देखो ये वाला डिस्टेंस। अब यहाँ पे मास भी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, मास भी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, तो आप समझ रहे हो कि इनर्शिया आ जाएगा। तो इस वाले केस में आपकी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हो जाएंगी, 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल। समझ में आ गया क्या पॉलीएटॉमिक का? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब बात करते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की। नहीं नहीं आप लोग कंफ्यूज मत हो, सिर्फ मैं वो पॉइंट्स बता रही हूँ जो मुझे थर्मोडायनेमिक्स में जरूरत लगेगी। ऑल्दो मैंने आपसे बोला था पढ़ के आने के लिए, पर अगर मुझे को थोड़ा लग रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पोटेंशियल एनर्जी का एक रिलेशन एक्सप्रेस कराना है यहाँ पर। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। और वैसे ज्यादा डिफरेंस है भी नहीं, सब थर्मल फिजिक्स ही है ना। अब एक लॉ आया हमारे पास, जिस लॉ ने हमको बोला कि जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं उनमें टोटल एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक बार आप लाइन पढ़ो, मुझे बताओ कि क्या मतलब ये चीज समझ में आई है एक बार या नहीं। यस मैम। देखो उन्होंने ये बोला कि सपोज आपके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं, ठीक है, और टोटल एनर्जी हाफ केबीटी सॉरी 3/2 केबीटी होती है, तो आप क्या करो, हर एक डायरेक्शन में हाफ केबीटी दे दो। बेसिकली एक थोड़ा सा डेरिवेशन भी अगर आप लोगों ने स्कूल में टॉपिक करा होगा तो एक डेरिवेशन भी बताया होगा, आई डोंट नो व्हाई आई एम स्पीकिंग लाइक दैट, करा होगा। तो आपने एक डेरिवेशन करा होगा अपने स्कूल में, अगर बताया गया होगा, पढ़ा है अपने वाला चैप्टर स्कूल में? नो मैम। मैम डेरिवेशन कौन सा? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का। नो मैम। तुम्हारा भी चैप्टर ही नहीं पढ़ाया या हम मैम ज्यादा आगे करा आ गए होगा हैं? पर याद नहीं है। मैम हाँ, चैप्टर पढ़ा दिया बट ये टॉपिक नहीं करवाया। मैम ओके चैप्टर पढ़ा देती हैं पर कुछ समझ नहीं आता। मैम सेम प्रॉब्लम। सेम मैम। ओके, बट डेरिवेशन इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो अगर उन्होंने पढ़ाया तो मैं ये कहने वाली थी कि जो एक्चुअल डेरिवेशन है वो एडवांस फिजिक्स को इंक्लूड करके रखता है, जो कि हमारे टॉपिक का अभी ऑब्वियसली पार्ट नहीं है। तो मेन चीज ये थी कि आप सिर्फ ये लास्ट लाइन याद रखना कि आपकी जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है, जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में, उसमें हर एक फ्रीडम के पास इतनी एनर्जी होगी, बस ये आप याद रखना। इस के को ना मैं केबीटी बोलना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि ये केबीटी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब अगेन अगर आपने पढ़ा है केटीजी तो आपको मैंने बताया होगा कि केबी इज नथिंग बट आर बाय एन ए, जहाँ पे आर है आपका यूनिवर्सल मैम। गैस कांस्टेंट, हाँ, और एन ये हो जाएगा आपका एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो आप वो देख लेना। हमेशा याद रखिएगा 2 कांस्टेंट का रेशियो भी एक कांस्टेंट ही आता है, तो ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया। एक्चुअली हम बोल्ट्जमैन बोलते हैं बट एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन आई गेस बोल्ट्जमान है, बट ठीक है, बट अपन तो बोल्ट्जमैन से काम चला लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये क्या लिखा है मैंने, एक बार मेरे को मजा आता है वाला पूछने में, ये क्या है, क्या लिखा है, ये पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में। मैम डी ब्रोगली। या डी ब्रोकली, कोई ब्रोकली वाला ब्रोकली, ये हमारा वाला वो नहीं थोड़ी है। ये एक्चुअली हम इसका बिल्कुल स्पेलिंग बाय स्पेलिंग चले जाते हैं, इसका एक्चुअल में नाम है डी ब्रॉय। ठीक है, डी ब्रॉय काफी सॉफ्ट स्पोकन लैंग्वेज है जिसके ये नाम है, बट ठीक है हम कभी अपना अपने हिसाब से निकाल लेते हैं, वो दैट्स फाइन। ठीक है, मेरी आदत में चढ़ चुका है डी ब्रॉय बोलना, मैम बट डी ये ब्रॉय है काफी, इसका नाम। हाँ, ये फ्रेंच वाले हैं ना, ये फ्रेंच का ना जो फ्रेंच है आई गेस ये वाली, इनका नेम काफी सॉफ्ट स्पोकन लैंग्वेज होती है। अगर आप कभी एक जर्मनी भी काफी सॉफ्ट स्पोकन होती है, अगर आप कभी आइंस्टाइन साहब के एक्चुअल या ओरिजिनल वॉइस सुनोगे, वो इतना इतना क्यूट लगता है ना, वो ऐसे बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज है। लाइक एनर्जी कुछ अलग ही बोलते हैं, लाइक हम लोग जहां जहां स्ट्रेस डालते हैं वहां पे वो स्ट्रेस नहीं डालते। खैर,
तो बेसिकली ये पॉइंट है कि हर एक मॉलिक्यूल का एनर्जी एसोसिएट विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ केबीटी। और ये बात ध्यान रखिएगा, देखो एनर्जी इक्वी पार्टीशन मतलब इक्वल पार्ट, इक्वल डिवीजन कर दीजिए, बस ये आप ध्यान रखिएगा, अमंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम। इज दैट ओके? अब एक बहुत प्यारा डिस्कशन मैं करने वाली हूँ। यस मैम। हाँ जी, अब देखो, अगर आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है और मैंने आपसे ये बोला कि उस एक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम लेट्स से एफ है, तो आप मुझे ये बोलोगे ना कि मैम उसके पास टोटल एनर्जी हाफ इंटू एफ इंटू हाफ केबीटी होगी, क्योंकि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से हाफ केबीटी एसोसिएटेड है, इंटू एफ कर दिया जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये सुनो, कोई दिक्कत है इस बात में? जल्दी बताओ। नो मैम। नो मैम। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास Na मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब ये वाली एनर्जी आपकी एक मॉलिक्यूल की है, तो Na मॉलिक्यूल्स के लिए क्या ये नहीं हो जाएगा? बोलो, इसमें Na का मल्टीप्लाई करा दोगे? देखो चीजें कनेक्ट होती चलेंगी, ध्यान से सुनते चलना। अभी मैंने आपको बताया था कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज नथिंग बट R बाय Na। यहाँ पे आपको Na इंटू KB दिख रहा है, क्या हम इसको F बाय 2 इंटू RT कर सकते हैं? यस मैम। ये Na मॉलिक्यूल को क्या 1 मोल बोलते हैं? तो मेरी केमिस्ट्री अच्छी नहीं, आप लोग बता दो। यस मैम। मेरी केमिस्ट्री अच्छी है, मैं तो ऐसे ही बोल रहे थे, 1 मोल बोलते हैं ना। तो बेसिकली 1 मोल की जो एनर्जी है वो F बाय 2 इंटू RT हो गया। अगर मेरे पास n मोल्स हैं, तो n मोल्स के लिए मेरे पास क्या एनर्जी n टाइम्स ऑफ F बाय 2 RT हो गई? यस मैम। पक्का ना? कनेक्ट करते चलो, एक भी जगह नहीं छूटे ना। यस मैम। यस मैम। यही इंपॉर्टेंट है कि आप n मोल्स का पोटेंशियल एनर्जी लिखना जानते हो। U इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ F बाय 2 RT। ठीक है, वेयर F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, R is universal gas constant, T is temperature, right? अभी जो आपको फॉर्मूला आया, अगर मैं इसे डिफरेंस की फॉर्म में लिखना चाहूँ, जैसे आपके पास आया U is equals to N F by 2R और इसको T ऐसे लिख देते हैं। कोई बात थोड़ी है, सिंपल, बस थोड़ा सा ऐसे ब्रैकेट इधर उधर कर दिए। सही बात है? यस मैम। ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इसके आगे डिस्कस नहीं करेंगे। तुम और सो के मुझे आंसर दो। यहाँ पे आप इसको जब डिफरेंशिएट करोगे या बेसिकली आप चेंज कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, व्हेन यू ट्राई टू कैलकुलेट द चेंज, कैन आई राइट इट लाइक दिस कि du इज इक्वल्स टू n F बाय 2R dt। बाकी सब तो कांस्टेंट टाइप चीज हो गई ना, ऐसे आ जाएगा डिफरेंशियल फॉर्म में। अगर चेंज की फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैंने आपको जो ये अभी तक डिस्कशन किया, इस डिस्कशन में आपको इंटरनल एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला जरूर 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 याद रखना है, और ये वाला तो फिर आप बेसिकली निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, वैसे अगर आप लोग थोड़ी सी हिम्मत रख पाओ तो ज्यादा स्लाइड्स बची नहीं है, 4 स्लाइड है, 20th पर हम हैं, 25th थैंक यू स्लाइड है। हो जाएगा क्या? आपकी मर्जी है। हाँ, तो फिर आप लोग थोड़ा सा ऐसे जोश के साथ आंसर दीजिए, ठीक है? बोरिंग नहीं जाना चाहिए, आई डोंट लाइक लेक्चर्स टू बी लाइक दैट। ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी ले आओ, 2-3 बच्चे, वही क्लास लगवा देंगे। स्टेट एंड नॉन स्टेट वेरिएबल्स की बात करते हैं। ये चीज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही सिर्फ डिपेंडेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मतलब बीच में कुछ भी हुआ, आप किसी भी रास्ते से जाओ, कोई डिस्कशन में उन्हें इस बात से मतलब ही नहीं है, ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, कैसे भी चले जाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आप इनको इसलिए क्या बोलते हो? पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, बट जो फैक्टर्स आपके इस बात पे डिपेंड करेंगे भाई पाथ क्या है ना, जिन्हें हम पाथ डिपेंडेंट बोलते हैं, वो होते हैं आपके नॉन स्टेट वेरिएबल्स। इज दैट ओके? तो आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, बहुत डिस्कशन के लिए, हाँ बहुत डिस्कशन के लिए कुछ है नहीं, कि जो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी है n,
F/2R change in temperature. This is your state function. ये पाथ इंडिपेंडेंट है नेचर में, ठीक है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता किस भी पाथ से जाओ। आप एक बताओ ना, बस टेम्परेचर की तो बात है। अब आप इनिशियल पॉइंट पे आपके पास स्टेट थी लेट्स से PVT, और फाइनल पर आपके पास है P प्राइम, V प्राइम, T प्राइम। तो बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर इज T प्राइम माइनस T, बस इसी बात पे डिपेंड करेगा। अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये प्रोसेस किस रास्ते से कैरी आउट हुआ है। इज दैट ओके, राइट? तो अगर मैं Yes, आपसे ma'am. पूछूं कि फॉर साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, बता दो कि एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए Zero. चेंज इन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो सिंस डेल्टा टी इज जीरो, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट है, इस वजह से ये वाली चीज होगी। वेरी Yes, नाइस, ma'am. ओके। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? एक इसमें लाइन लिखी हुई है, व्हेन द वैल्यूज ऑफ द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर। फॉर एन एग्जांपल, मैंने आपको कोई एक सिस्टम दिया, उसकी मैंने एक इनिशियल स्टेट आपको बताई कि भाई इसकी इनिशियल स्टेट PI, VI और TI है, ठीक है। अब हमने कुछ तो किया इसमें, कुछ तो हमने चेंजेस किए, और उन चेंजेस के बाद मैंने क्या देखा कि इसकी स्टेट ना चेंज हो गई, और इसकी स्टेट चेंज हो गई लेट्स से PF, VF, TF, लेकिन इसके बीच की जो स्टेट थी वो ट्रांजिट स्टेट्स थी, बट ये वाली स्टेट भी उसकी कैसी थी, इक्विलिब्रियम वाली थी, और ये वाली भी इक्विलिब्रियम वाली थी। तो इन दो स्टेट्स के बीच में ये जो ट्रांसफर हुआ है, जो ट्रांजिशन हुआ है, वो किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू हुआ होगा, वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होते हैं। और आपकी क्लास में या आपके सिलेबस में ऐसे 4 प्रोसेस हैं। सबसे पहले आप पढ़ोगे आइसोबैरिक प्रोसेस, बारिक बोल दो, जो बोलना है वो बोल दो, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर हम कांस्टेंट रखते हैं प्रेशर को। फिर आप पढ़ोगे हाँ आइसोकोरिक प्रोसेस, और आइसोकोरिक प्रोसेस में आप लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रखोगे। Volume. फिर हम पढ़े, हाँ जी बेटा, फिर हम पढ़ेंगे कौन सा प्रोसेस पढ़ेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। constant. यस, और इसके बाद अपन पढ़ेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। हाँ, और एडियाबैटिक प्रोसेस के साथ मैंने अभी आपको एक वर्ड एसोसिएट किया था एडियाबैटिक के साथ, कि चेंज इन एनर्जी इज गोइंग टू बी जीरो, चेंज इन हीट इज गोइंग टू बी जीरो, राइट? हाँ, चेंज इन हीट इज गोइंग टू बी जीरो, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बेसिकली ट्रांसफर करने का तरीका है। ये वाला टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे इन नेक्स्ट क्लास, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहती आप सोते सोते से पढ़ो, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस। आपकी नेक्स्ट क्लास कल है, राइट? कल पढ़ेंगे इसको। जस्ट कंप्लीट द रिचुअल, इट वुड बी इट। एंड सृष्टि, आपका Ma'am, टाइम आ summary. गया है। हाँ सृष्टि बताओ। हाँ, तो मैम आपने सबसे पहले हमें थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया था। ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक थर्म जिसका मतलब होता है हीट, और डायनेमिक्स जिसका मतलब होता है मोशन, मोशन की स्टडी। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट के मोशन की स्टडी करेंगे। इसमें आपने 2 बताए थे, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। मैक्रोस्कोपिक जो होता है वो बल्क में होते हैं, और जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं वो मॉलिक्यूलर लेवल पे होते हैं। और फिर आपने बताया था कि हम लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 3 लॉस पढ़ेंगे। फर्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकंड, डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस, एंड थर्ड, टेम्परेचर। फिर आपने थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड सराउंडिंग बताया था। सिस्टम जो है वो अंडर एनालिसिस होता है, और जो सिस्टम को इफेक्ट करता है उसे हम सराउंडिंग बोलते हैं, और उसमें एक बाउंड्री भी होती है। और उसके बाद आपने 3 सिस्टम बताए थे, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। ओपन में मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है, जिसके अंदर पोरस बॉल होती हैं। क्लोज के अंदर मैटर एक्सचेंज नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है, जिसको हम डायाथर्मिक वॉल्स के थ्रू होता है। और आइसोलेटेड में मैटर और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज नहीं होती हैं, एडियाबैटिक्स वॉल्स के थ्रू होता है। उसके बाद आपने थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल बताए थे, इंट्रिंसिक एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बताई थी। इंट्रिंसिक जो वो होती हैं जो डिपेंड नहीं करती क्वांटिटी पे, और एक्सटेंसिव जो वो होती हैं जो डिपेंड करती हैं क्वांटिटी पे। फिर आपने एनर्जी बताई थी सिस्टम की, एक तो काइनेटिक होती है, एक पोटेंशियल होती है, और एक इंटरनल एनर्जी भी होती है जो मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है। और मैम उसके बाद आपने आइडियल गैस और रियल गैस बताया था। फिर आपने थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में बताया था, जिसके 3 टाइप्स हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में एफ नेट 0 होता है, और केमिकल इक्विलिब्रियम में स्पॉन्टेनियस चेंजेस जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस चेंजेस के बारे में बताते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम में।
उसके बाद आपने एक लॉ समझाया था मैम। उसके बाद आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम बताई थी। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी बताई थी, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी बताई थी और वाइब्रेशनल बताई थी। उसके बाद आपने लॉ ऑफ इक्वल पार्टीशन एनर्जी बताया था, जिसमें ई एनर्जी को मिलती है हाफ ऑफ केबी जो होता है वो हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, जो R by NA होता है। उसके बाद आपने एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला करवाया था, इसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है नंबर ऑफ मोल्स ब्रैकेट में F/2R डेल्टा T। और फिर आपने थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस बताए थे, जिसमें आइसोकोरिक, आइसोवॉल्मिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक होते हैं। वेरी नाइस सृष्टि। और एक पॉइंट था जो मुझे बताना था, अभी आपने कुछ बोला था, मैं भूल गई इस बारे में। फिर से मैं आपको बीच में ब्रेक नहीं करना चाह रही थी। चलो ठीक है, मेरे को याद आया तो मैं फिर से बता दूंगी रिकॉर्डिंग देख के। कुछ तो था, हाँ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में मेरा पॉइंट ये था कि केमिकल इक्विलिब्रियम तब अचीव होता है जब कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ना हो रहा हो, सब चीजें शांत हो। ठीक है, और बहुत ही प्यारा आपने समराइज किया है। इट रियली फील्स गुड कि आपने लिटरली इस पॉइंट तक भी समराइज कर दिया। बाकी मैंने देखो एक लिंक ड्रॉप कर दिया है, और कोमल आपका जो डिस्कशन था वो बिल्कुल अभी करेंगे हम। ठीक है, जस्ट कंप्लीट द रिचुअल, देन आई विल जस्ट टर्न ऑफ द बाय कॉल। मैम। बाय मैम।